अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। क्या वीकेंड ने रिकवरी का मौका दिया? क्योंकि वीकेंड के बाद लोग दोबारा थोड़े थोड़े से नजर आना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में जो एक आध दिन बाद मायूस हो गए थे वो हिम्मत करके दोबारा से आ गए। तो क्लास में फिर जो है वो बच्चे नजर आए। ऑल्दो इस क्लास में ज्यादा बच्चे नजर आना आसान है क्योंकि इसमें कुर्सियां थोड़ी कम है। तो हो जाए खतरों से टक्कर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने स्टार्ट किया, हमने उसके एसेंशियल समझते हुए ऑफर एक्सेप्टेंस को देखा, हमने कॉम्पिटेंस को देखा, हमने ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन क्या होगी, इन सारी चीजों को समझा। फिर अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट देखे, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जाना, पेनल्टीज के बारे में जाना और एजेंट्स के बारे में। अब आज और कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे। सेकंड जो जोन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, चैप्टर 6 से 10 तक, उसमें जो सबसे ज्यादा चैप्टर आते हैं वो 6 और 7 है। और जो पहला जोन है उसमें जो सबसे ज्यादा सवाल हैं जिससे, वो चैप्टर नंबर 4 है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन आधे सवाल इन 3 चैप्टर से बन रहे होते हैं। तो आज का दिन और कल का दिन काफी जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इस वक्त जो सबसे अहम पोर्शन हम कर रहे हैं, लेकिन इस अहम पोर्शन तक पहुंचने से पहले हमें बेस बनानी बड़ी जरूरी थी। अब जब बेस बन गई है तो ये आसान चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं लेकिन आसान चैप्टर्स हैं। तो शुरू करते हैं। जी जी ठीक है जी। ये बैग एक शायद गालबन यहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा बैग है? ये वाला बैग अगर स्टेप बाय स्टेप आगे तक पहुंचा दिया जाए। और बुक्स भी हैं। तो इतना सब कुछ वहां कैसे रह गया? अच्छा, पिछली क्लास टेक्स्ट की थी तो उधर उस तरह से। फिर आप जब बाहर गई होंगी मुंह पे छीटा छीटा मारने के लिए कि अब अगली क्लास भी बर्दाश्त करनी है, तो वापस आई तो जो है ना वो जगह पे कब्जा हुआ था। ठीक है जी। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2। ये मुझे अक्सर एतराज होता है आईकेप की तरतीब से, इन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 उलट बनाया है और 2 किसी और तरह से बनाया है। असूल उन्होंने ही चाहिए था कि पार्ट 1 में वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा और पार्ट 2 में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होगा। तो चैप्टर 6 बताता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होगा और चैप्टर 7 बताता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा। तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो मार्जिन है, हमने चैप्टर अदला बदली कर ली है। अब हम पहले 2 पढ़ेंगे फिर 1 पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है? बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट जिसके जिम्मे है उसने परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे अजम्पशन क्या है? 2 शख्स हैं, ए ने बी से कहा था कि मैं तुम्हें लैपटॉप बेचूंगा अगर तुम 70,000 रुपए दोगे। बी ने कहा ओके मैं 70,000 रुपए दूंगा। अब यहाँ 2 प्रॉमिस हो गए। एक ने प्रॉमिस कर दिया लैपटॉप देने का और दूसरे ने प्रॉमिस कर दिया 70,000 रुपीज देने का। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गए हैं। ये वर्ड हमने पढ़ा है पहले भी कहीं। ये क्या चीज है? रेसिप्रोकल। प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। इसने भी प्रॉमिस किया उसने भी प्रॉमिस। ये लैपटॉप देगा वो पैसे देगा। इन दोनों के दरमियान रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं। अब प्रॉमिस परफॉर्म कौन करेगा? तो अभी तक हम एक बंदे को ऑफरर कहते थे, दूसरे को ऑफरी कहते थे। प्रॉमिस बन जाने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद, इन दोनों को अपने अपने हिस्से के प्रॉमिस में प्रॉमिसर कहेंगे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद अब हम इनमें से किसी भी एक बंदे के प्रॉमिस को उठाएंगे और जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं परफॉर्म करूंगा वो प्रॉमिसर है और जिसको परफॉर्मेंस मिलनी है वो प्रॉमिस ही बन जाएगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? सबसे सीधी सी बात है कि नॉर्मली प्रॉमिसर ही परफॉर्म करता है। सम टाइम पार्टीज तय कर लेती हैं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसर के अलावा और कोई नहीं परफॉर्म करेगा, तो फिर वही करता है। और सम टाइम प्रॉमिस इस नौयत का होता है कि प्रॉमिसर की इसमें कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिस ये है कि ए ने बी से कहा था मैं तुम्हें खास पेंटिंग बना के दूंगा। अब जो खास पेंटिंग बना के ए ने देनी है, ए एक पेंटर है, ए अपने एजेंट से वो वाली पेंटिंग नहीं करवा सकता। ए किसी थर्ड पर्सन को ये कंसिडरेशन फॉरवर्ड नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कर देना। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नौयत का हो या पार्टीज ने तय किया हो तो प्रॉमिसर ही उसे परफॉर्म करता है। प्रॉमिसर के अलावा कोई कर सकता है? यस, प्रॉमिसर का एजेंट कर सकता है अगर पार्टीज की इंटेंशन ये है कि ये वाला प्रॉमिस एजेंट भी कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इस नौयत के, अब लैपटॉप देना इतनी को टेक्निकल बात नहीं है, इसमें एजेंट इन्वॉल्व हो सकता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये तय हुआ है कि ये एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है तो वहां प्रॉमिसर के बजाय परफॉर्मेंस प्रॉमिसर का एजेंट भी दे सकता है। सम टाइम थर्ड पार्टी भी दे सकती है। अगर प्रॉमिसर ने प्रॉमिस से कहा कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, मैं तुम्हें फलाना बंदे से इसकी परफॉर्मेंस दिलवा दूंगा। आप याद करें जैसे कॉलेज ने बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट करके कहा फलाना टीचर से तुम लोगों को क्लासें दिलवा देंगे, थर्ड पर्सन से।
ए ने बी से कहा मैं तुम्हें लैपटॉप बेच रहा हूं, वो लैपटॉप तुम्हें मैं मिस्टर खलील के थ्रू दिलवा दूंगा जो कि एक शॉपकीपर है, उनके पास लैपटॉप पड़ा हुआ है। अगर सामने वाली पार्टी यानी प्रोमिजी ने एग्री कर लिया है तो अब ऐसे में प्रोमिजर उस चीज को उठा के फॉरवर्ड कर सकता है थर्ड पर्सन के थ्रू, और थर्ड पर्सन परफॉर्मेंस देगा। विद कंसेंट ऑफ प्रोमिजी अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय अ थर्ड पार्टी। आफ्टर एक्सेप्टेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी ही कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट प्रोमिजर। थर्ड पर्सन से जब आपको मिल गया, आपने ओके कर दिया कि हाँ भाई मुझे थर्ड पर्सन परफॉर्मेंस देगा, तो उसके बाद आप इसको इनकार नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं ताकि, तो आप उसको बाद में इनकार नहीं कर सकते। तो प्रोमिजर परफॉर्मेंस दे सकता है, प्रोमिजर का एजेंट दे सकता है, नहीं तो एक थर्ड पार्टी जिसका एग्री किया हुआ सबने वो परफॉर्म कर सकता है। इन केस ऑफ डेथ लीगल रिप्रेजेंटेटिव बीच में आ जाते हैं। डेथ के केस में अगर पर्सनल स्किल्स वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको वो करेंगे। एक बंदा मर गया तो उसकी जगह उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आएगा और वो उसके हिस्से की परफॉर्मेंस देगा, अनलेस के पर्सनल स्किल हो। पर्सनल स्किल से मुराद जैसे भी मैंने कहा पेंटिंग करनी है, कोई डॉक्टर है, कोई खास लेवल का इंजीनियर है, खास लेवल का लॉयर है, तो ऐसा नहीं होगा कि जी बच्चे आके कहें कि जी अब्बा जी तो मर गए, हम उनकी जगह आपको अच्छी सी पेंटिंग बना देते हैं। तो जाहिर है बच्चों की स्किल अलग है और अब्बा जी की स्किल अलग है। तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में किसी की डेथ हो जाती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब उसको परफॉर्म करेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डेफिनेशन नहीं दी हमें, और एक ऐसे जगह डेफिनेशन दी थी जहां जरूरत भी नहीं थी। आर्बिट्रेशन के लॉ में जाके अचानक से जो है वो हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बता देते हैं। तो जब प्रोमिजर की डेथ होगी, अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, अनलेस कि हमने कुछ और तय किया है या कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, प्रोमिजर की डेथ पे उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक चीज शिफ्ट हो जाएगी। अब ऐसे में मैं अक्सर कहता हूं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे हमारा क्या कसूर, हमारे अब्बा जी का कॉन्ट्रैक्ट था, उनको कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ था, हमने तो नहीं कोई गलती की, हमें इसकी पेनल्टी क्यों देनी पड़ रही है, हमें इसकी लायबिलिटी क्यों देनी पड़ रही है। तो जवाब ये है कि उन बच्चों को अब्बा जी के एसेट्स भी तो मिल रहे हैं। उस वक्त तो ये नहीं कहा हमें ऐसा क्या कमाल है कि अब्बा जी का एसी हमें मिल गया, अब्बा जी की गाड़ी हमें मिल गई, उनका घर हमें मिल गया, और जब अब्बा जी की लायबिलिटीज मिली तो फौरन से शिकवा शुरू कर दिया। तो अगेन नाइंसाफी ना हो इसलिए रूल ये है कि अब्बा जी की लायबिलिटीज अब्बा जी के दिए गए एसेट से ज्यादा नहीं मिल सकती। अगर फर्ज करें तरका छोड़ा मरने वाले ने 20 लाख का और नुकसान हो गया उसका 30 लाख का कहीं उसके किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये लोग जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं ये ज्यादा से ज्यादा वहां तक लायबल हैं जितना उनको विरासत में हिस्सा मिला है। तो अगेन हम कहते हैं कि लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज। डिजीज मरहूम को कहते हैं और एस्टेट जायदाद, एसेट्स और उन सारी चीजों को। तो या प्रोमिजर परफॉर्म करेगा, नहीं तो उसका एजेंट करेगा, थर्ड पार्टी भी तय हो सकती है, या डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अनलेस की पार्टीज ने पहले तय किया था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो खत्म, बस फिर किसी और के जिम्मे नहीं डालेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का। फिर आ जाते हैं जॉइंट प्रोमिजर्स। अगर एक से ज्यादा प्रोमिजर्स हो तो क्या होगा। अगर एक से ज्यादा प्रोमिजर्स ने मिलजुल के वादा किया हुआ है कि जी हम परफॉर्मेंस देंगे, तीन बंदों ने ए बी सी मिलके इन्होंने कहा था कि हम पैसे देंगे ताकि मिस्टर एक्स हमें लैपटॉप दे, तो जिन्होंने मिलके प्रॉमिस किया है कि हम पैसे देंगे उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को मिलके ही परफॉर्म करना है। याद रहे जब भी जॉइंट प्रोमिजर्स होते हैं और वो सामने वाले बंदों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो ये परफॉर्मेंस जॉइंट प्रोमिजर्स ने मिलके करनी है, ऑल ऑफ देम। तीन बंदों ने प्रॉमिस किया है कि हम पैसे देंगे और आपसे लैपटॉप लेंगे, तो अगर इनमें से दो ने जाके पैसे दे दिए तो कानून की नजर में गलत हो जाएगा। तीनों के तीनों टुगेदर परफॉर्म करेंगे। इन तीन में से किसी की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिंदा लोगों के साथ मिलकर परफॉर्म करेंगे। अगर तीनों की डेथ हो गई तो तीनों के रिप्रेजेंटेटिव मिलके, तो याद रखना है कि जॉइंट प्रोमिजर्स जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे तो हमेशा टुगेदर करेंगे। आप इनके हिस्से नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते कि इनमें से एक दो जाके परफॉर्मेंस दे दें। यह एजेंसी वाला सिस्टम नहीं है। तो जॉइंट प्रोमिजर्स के केस में जॉइंट प्रोमिजर्स मिलके परफॉर्म करेंगे, जिंदा है तो मिलके करेंगे, कुछ मर गए कुछ जिंदा हैं या सारे मर गए तो वो और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मिलजुल के जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन परफॉर्म सब टुगेदर करेंगे, अकेले अकेले परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो थी वो ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, ये बात समझ आ गई।
जॉइंट प्रोमिसर्स से रिलेटेड जब हम आगे चलते हैं तो फिर जॉइंट प्रोमिसर्स की अपने कुछ रूल्स हैं। जब हमने जॉइंट प्रोमिसर्स का जिक्र कर ही दिया है, ए बी सी ने मिलके मिस्टर एक्स के लैपटॉप के पैसे देने थे, और कितने थे? 70,000, और एक्स देगा इन्हें लैपटॉप। दो प्रॉमिस हैं, जरा सोच के बताएं। एबीसी का प्रॉमिस क्या है? पैसे देने का प्रॉमिस है। और एक्स का क्या प्रॉमिस है? लैपटॉप। तो अगर मैं बात करूंगा ना लैपटॉप वाले प्रॉमिस की, तो एक्स बन जाएगा प्रॉमिसर, वो बन जाएंगे प्रोमिजीज, जॉइंट प्रोमिजीज। और अगर मैं बात करूंगा 70,000 रुपए देने वाला प्रॉमिस, तो ये बन जाएंगे जॉइंट प्रोमिसर्स, और वो बन जाएगा। तो मैंने ये नहीं कहा कि जॉइंट प्रोमिजीज के साथ काम इकट्ठे होना चाहिए, जॉइंट प्रोमिसर्स को काम इकट्ठे करना है। इन्होंने जब पैसे देने हैं तो तीनों ने मिलके पैसे देने हैं, तीनों ने मिलके पैसे देने हैं। लेकिन जब इसने अपने प्रॉमिस में उनसे डील करना है, तो मिस्टर बी से भी डील कर सकता है। ये आया लैपटॉप उठा के मिस्टर बी को दे दिया और चलता बना, कोई मसला नहीं, कोई गैर कानूनी हरकत नहीं हुई है। यानी जब ये प्रोमिजीज है तो इनको तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर ये प्रोमिसर्स है तो इनको नहीं तोड़ा जा सकता। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तो मिलके करना है। जब कॉन्ट्रैक्ट आप पे परफॉर्म हो रहा होगा तो आप जॉइंट भी हैं और सेवरल भी हैं, आप इकट्ठे भी हैं, अलग अलग भी हैं। तो जब कोई पूछे कि जॉइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी क्या होती है, आप कहेंगे इनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। इकट्ठे भी लायबल होते हैं, एक एक करके भी लायबल होते हैं। इसने लैपटॉप दिया एक्स ने, और 70,000 ए से लेके चला गया, अलाउड है। बाद में ये क्या करेगा? इन दो से कहेगा कि मुझे तुम लोगों से पैसे चाहिए। तो पहली बात, इनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। दूसरी बात, किसी एक ने अपने हिस्से से ज्यादा की लायबिलिटी दे दी तो बाकी दो से उनका हिस्सा मांगेगा। फर्ज करें बी और सी से जब हिस्सा मांगने गया तो बी भाग गया, क्योंकि वो बी है, बी फिर भाग गया, बी भाग गया और सी पकड़ा गया बेचारा। सी शरीफ है, CHREEF शरीफ। अच्छा, तो ए ने शरीफ आदमी को पकड़ लिया और बदमाश आदमी भाग गया। तो ए 70,000 दे चुका हुआ है। सी कहेगा देखो बात ये है कि 70,000 के 3 हिस्से होने थे, एक तुमने, एक बी ने और एक सी ने शेयर करना था। बी भाग गया, मेरे से मेरे हिस्से की कंट्रीब्यूशन ले लो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो लॉस हुआ कंट्रीब्यूशन में वो भी सब शेयर करेंगे, तो फिर ये उससे इस तरह से रिकवर करेगा। और जॉइंट प्रोमिजीज का रूल मैंने आपको बता दिया है कि जब जॉइंट प्रोमिजीज है तो कोई भी इनमें से किसी एक के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस दे तो चल जाएगा। लेकिन इन्होंने जब भी कोई काम करना है, अगर ये मांगे इससे एक्स से कहें भाई लैपटॉप नहीं दिया, तो ये जो डिमांड करेंगे ये भी इकट्ठे को करनी पड़ेगी। ये जो परफॉर्मेंस की डिमांड करेंगे, अब परफॉर्मेंस डिमांड कौन कर सकता है? दो बातें होंगी ना, एक प्रॉमिस है, एक बंदे ने दूसरे को प्रॉमिस किया कि मैं ये चीज तुम्हें डिलीवर करूंगा। तो अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? या तो प्रॉमिसर बगैर कहे प्रॉमिस परफॉर्म कर देगा, या प्रॉमिसी डिमांड करेगा कि भाई तुमने प्रॉमिस किया था जरा पूरा करके दे दो। बात समझ रहे? तो जब ये डिमांड करेंगे मिस्टर एक्स से कि लैपटॉप दे दो, चूंकि ये जॉइंट प्रोमिसर है और ये कुछ करने जा रहे हैं तो इकट्ठे करेंगे। अगर डिमांड भी करना है तो भी इकट्ठे करेंगे, परफॉर्म करना है तो भी इकट्ठे करेंगे। तो एक चीज मैं अक्सर कहता हूं, एक रूल ध्यान में रखिएगा, चैप्टर 7 के पास पेपर में बहुत उसने घुमाया है कि फलाना फलाना ने फलाना फलाना के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसमें कभी किसी एक से परफॉर्मेंस करा देता है, कभी ज्यादा से, और पूछते हैं बताओ सही है या नहीं है। तो सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, प्रॉमिस परफॉर्म कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, उसके अगेंस्ट प्रॉमिस परफॉर्म कर रहे हैं तो पैसे देने के प्रॉमिस में ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। लैपटॉप देने वाले प्रॉमिस में ये सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है पैसों वाले प्रॉमिस में, उसको नहीं तोड़ सकते, इन्होंने इकट्ठे पैसे देने हैं। लेकिन जहां ये ऑब्जेक्ट है, वो लैपटॉप आगे किसी एक से भी डील कर सकता है, इवन वो रिकवर करने आए किसी एक से भी पैसे मांग जाए। लेकिन अगर ये देने जाए
सबको जाके पैसे देने होंगे इकट्ठे। बात कुछ समझ आ रही है? तो अगेन थोड़ा सा इसमें देखने की कोशिश करते हैं किताब से। Joint and several liability of joint promisers. Promisee may compel any one or more of such joint promisers to perform the whole promise. ये joint promisers हैं, इनकी जिम्मेदारी इकट्ठी है, लेकिन promisee इनमें से किसी एक या सबसे रिकवरी कर सकता है या सबसे एग्जीक्यूशन करवा सकता है। Right to claim contribution. Each of two or more joint promisers, दो या दो से ज्यादा अगर जॉइंट प्रोमिसर्स है, उनमें से हर कोई कंपेल कर सकता है अदर जॉइंट प्रोमिसर को कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करे जो उसने नुकसान अदा किया है, अनलेस के कॉन्ट्रेरी इज एग्री। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके खिलाफ, अगेंस्ट। अनलेस के कुछ और तय हुआ, वो कुछ और तय होने से मुराद ये हो सकती है कि उन्होंने तय किया था कि नहीं भाई ये बंदा 50%, ये 25% और ये 25%, तो फिर उस रेशो में एग्री होगा, और कोई रेशो नहीं एग्री हुई भी, इक्वल कंट्रीब्यूशन। फिर लॉस इन कंट्रीब्यूशन, अगर कोई जॉइंट प्रोमिसर भाग जाए, डिफॉल्ट कर जाए, तो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसेस जो है या प्रोमिसर्स उसको आपस में शेयर कर लेंगे। Devolution of joint right. If person has made a promise to joint promisees, then unless contrary intention appears, devolution of joint right is also applicable. Devolution of joint right का मतलब है वो जो सबने मिलजुल के करना होता था प्रॉमिस, वो जो हमने यहां पढ़ा था ना जॉइंट प्रोमिसर्स, उसको कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट, जिसमें लिखा था ऑल द प्रोमिसर्स जॉइंटली परफॉर्म करेंगे, नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मरे हुए प्रोमिसर जॉइंटली विद सर्वाइविंग, या अगर सब मर गए हैं तो सबके रिप्रेजेंटेटिव। तो वो डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट वाला रूल यहां पे भी एप्लीकेबल है। यहां पे एक मजे का रूल है, रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी। एक्स ने लैपटॉप दिया इन्हें और कहा सी तुमसे मैंने पैसे नहीं लेने, तुम साइड पे हो जाओ, मैं या ए से पैसे मांग लूंगा सारे के सारे या बी से पैसे मांग लूंगा। एक्स ने असॉर्ट ऑफ सी को माफ कर दिया, लेकिन क्या ए और बी ने माफ किया सी को? नहीं। तो अगर कोई बंदा जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक आध को आजाद कर दे, रिलीज कर दे, रिलैक्स कर दे, फ्री कर दे, तो वो बाकी अपने पार्टनर्स की नजर में फ्री नहीं होता। और सी से अब एक्स तो पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन एक्स अगर ए और बी से पूरे पैसे मांग ले तो फिर सी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर इसने 20,000, इसने 20,000 और इसने 30,000 देने थे, और ये भाई साहब ने कहा सी मैंने तुम्हें तुम्हारे 20,000 समेत माफ किया, तो अब बाकियों ने सिर्फ अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन देनी है और सी से कुछ नहीं मांगना। लेकिन अगर उसने सी को सिर्फ इस हवाले से माफ किया कि तुम्हें नहीं पूछूंगा, मैं बाकी तुम्हारे दोस्तों से रिकवर कर लूंगा सब, तो भी सी अपनी उस जॉइंट प्रॉमिस में लायबल है, उसको करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे किताब फिर हमें बताती है कि अगर इनमें से कोई भी जॉइंट प्रोमिसर जो है वो रिलीज हो जाता है, तो उससे इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स। अगर एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर देते हैं तो इससे बाकी जॉइंट प्रोमिसर या बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स खुद ब खुद रिलीज नहीं हो जाते, और ना ही ये जॉइंट प्रोमिसर जिसको आपने आजाद किया उसको आजाद कर देता है बाकी जो जॉइंट प्रोमिसर उनकी तरफ जिम्मेदारी। तो अगर किसी ने जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक को आजाद कर दिया तो बाकी आजाद नहीं होंगे, और जिसको आजाद किया वो बाकियों की नजर में भी आजाद नहीं होगा। तो तकरीबन उन्होंने 5 रूल्स की बात की। जॉइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। अब अगेन ये लिस्ट और आगे एक और लिस्ट आएगी, ये क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जी जॉइंट प्रोमिसर्स के रूल्स बता दें। तो जॉइंट प्रोमिसर्स के 5 रूल हो गए। पहला रूल जॉइंट एंड सेवरल है। दूसरा कंट्रीब्यूट करेंगे जब किसी एक से रिकवरी हो जाएगी। तीसरा अगर कंट्रीब्यूशन में लॉस आ गया उसको भी वो करेंगे। चौथा किसी एक को रिलीज कर दिया तो बाकी रिलीज नहीं हो जाएंगे, और ना वो एक बाकियों की नजर में रिलीज होगा। और पांचवा जॉइंट प्रोमिसेस हैं तो इनके ऊपर वही सारे रूल अप्लाई उस तरह से भी करेंगे जैसे हमने जॉइंट प्रोमिसेस के केस में डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स में देखा था। तो ये जॉइंट प्रोमिसेस से रिलेटेड ये 5 तरह की हमारी डिस्कशंस है। यहां किताब एक स्टेप आगे आती है और बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा, और बहुत ही बच्चों वाली बातें ये करना शुरू कर देते हैं। मैं अक्सर क्लास से एक सवाल पूछता हूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइम तय हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए? उस टाइम। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम नहीं तय हुआ तो रीजनेबल टाइम। कॉन्ट्रैक्ट में एक दिन तय हुआ है और कोई दिन नहीं तय हुआ
तो जो रीजनेबल डेज बनते हैं, वर्किंग डेज बनते हैं, उसकी बात। दिन तय हुआ है और टाइम भी तय हुआ है, तो जो दिन और जो टाइम है उसके मुताबिक हो। दिन तय हुआ और टाइम तय नहीं हुआ, जो उस दिन के बिजनेस आवर्स बनते हैं उस तरह से। दिन और टाइम तय हुआ है, जगह तय नहीं हुई। अब अगेन रीजनेबल जगह या नहीं समझ आए तो पूछ लें प्रोमिजी से कि भाईजान बताओ किस जगह पे ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कोई मैनर या तरीका प्रिस्क्राइब हुआ है कि परफॉर्मेंस ऐसी होगी, तो ये वो चीजें जिसके लिए हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन किताब बाहर एक टेबल बना के रूल्स बताते जा रही है। अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है परफॉर्मेंस का, तो मस्ट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। अगर एक सर्टेन डे पे परफॉर्म होना है, टाइम नहीं डिफाइंड, तो मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे, और ऐसी प्लेस जिस जगह पे ये वाला प्रॉमिस होना है। No place is fixed for performers, तो promiser shall apply promisee to appoint a reasonable place। कोई जगह नहीं तय हुई तो उसको राब्ता करे, भाई बताओ किस जगह पे परफॉर्मेंस चाहिए। Manner या time prescribed or sanctioned by the promisee, promise should be made in that manner and फिर यहाँ पांचवा रूल है, promise is to be performed on certain day, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है application by promisee is needed। तय ये हुआ था कि जी फलाना दिन होगा, लेकिन तुम कहोगे तो होगा, तुम राब्ता करोगे, तो फिर प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन डे, एप्लीकेशन बाय प्रोमिजी इज नीडेड। तो प्रोमिजी शैल अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल आवर्स। एक बंदे को आपने कहा भाई 25 तारीख को तुमने आके हमारा एसी ठीक करना है, हम 25 को तुमसे राब्ता करेंगे, तो फिर तुम आ जाना और एसी ठीक कर देना। अब आपने शर्त ये रखी थी कि हम राब्ता करेंगे तुमसे। 26 को आप उस बंदे को अदालत ले गए कि जी मैंने से 25 की बात की थी, ये तो आया ही नहीं 25 को, तो वो कहेगा जी तय ये नहीं हुआ था, 25 का दिन तय हुआ था, लेकिन रूल वॉज के पहले आप अप्लाई करोगे, आप राब्ता करोगे, जब आप राब्ता करोगे तो मैं पहुंचूंगा। तो चूंकि आपने राब्ता नहीं किया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये जस्ट ये वाले रूल्स आपने बस सिर्फ मुस्कुरा के पढ़ लेने, ये ऐसी चीज है जो पेपर में आए तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। देन एक टॉपिक से थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे चलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस पे बात करते हैं। इस चैप्टर का एक बड़ा आसान सा टॉपिक है और आईकेप को काफी पसंद है, क्योंकि इसमें भी रूल्स हैं। तो वो जो दो टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं जो क्रैमिंग के लिए काफी अहम है, एक जॉइंट प्रोमिसेस के रूल्स, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या थे भला? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। द प्रोमिसेस इज फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। वो जो एक दूसरे के लिए प्रॉमिस है, वो जो एक ने लैपटॉप देने और एक ने पैसे देने हैं, तो ये दो प्रॉमिस हैं, ये एक दूसरे के लिए क्या कराएंगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस में अगला मसला आएगा। वो मसला क्या है? भाई इसने भी परफॉर्म करना है, इसने भी परफॉर्म करना है, इसने लैपटॉप देना है, उसने पैसे देने हैं। पहला सवाल ये उठेगा कि कौन पहले परफॉर्म करेगा, क्या लैपटॉप देने वाला या पैसे वाला? तो जवाब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या तय हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ है कि पहले मिस्टर ए लैपटॉप दे और देन मिस्टर बी पैसे दे, तो पहले वो लैपटॉप देगा। अगर ऑर्डर तय हुआ है, अच्छा अगर ऑर्डर तय हुआ है कि पहले लैपटॉप दिया जाएगा बाद में पैसे, और लैपटॉप वाला लैपटॉप दे ही ना, तो फिर पैसे वाले को पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, उसको आप अदालत नहीं ले जा सकते कि देखें जिसने पैसे नहीं दिए। अगर ऑर्डर तय हुआ है, अच्छा अगर ऑर्डर तय हुआ है और ए ने लैपटॉप देने और बी ने पैसे देने, और ये लैपटॉप देने की कोशिश कर रहा है, बी फोन नहीं उठा रहा, उसके घर पहुंचता तो घर में नहीं मिलता। ए परफॉर्म करना चाह रहा है बट बी उसे परफॉर्म करने दे नहीं रहा, तो ये आजाद हो जाएगा। अब वो अदालत जाके कह सकता है मुझे कंपनसेशन दिलवाएं, बगैर लैपटॉप दिए जो उसका कोई नुकसान हुआ है वो नुकसान भी क्लेम कर सकता है। बातें समझ आ रही हैं? अच्छा फर्ज करें कोई ऑर्डर तय नहीं हुआ, अब क्या करें? नहीं, साइमल्टेनियस एक अलग रूल है। जो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जो नोयत होती है, उस तरह के मामलात में जो पहले होता है, फॉर एग्जांपल एक बस ने लोगों को लेके जाना है, तो सबको पता है कि पहले बस का टिकट खरीदा जाता है, बाद में बस झूठे दिलाती है। तो बस बाद में सवारी कराएगी, पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। आपके घर होम ट्यूटर आ रहा है, वो आपको आके पढ़ा रहा है, तो कॉमन रूल ये है कि पहले वो फीस लेगा या कुछ फीस ले लेगा और फिर आपको पढ़ाना शुरू कर देगा। तो हर कॉन्ट्रैक्ट की ना अपनी अपनी नोयत है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ए पार्टी ने पहले काम करना होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में बी पार्टी ने। तो जो नेचर है उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की, हम उसको फॉलो करेंगे। ये बात समझ आ रही है? तो अगर साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस हो
साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस क्या होती है? जिसमें दोनों के दोनों ने इकट्ठे परफॉर्म करना है। यानी जिस तरह से हम अक्सर ये जो सुपर स्टोर वगैरह पे जाके करते हैं कि इस हाथ से हमने पैसे दिए और उस हाथ से हमने जो भी चीज है वो खरीद ली, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। अब साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ने इकट्ठे परफॉर्म करना है। लेकिन अगर सामने वाला रेडी है ही नहीं परफॉर्मेंस के लिए, तो फिर आप तब तक परफॉर्मेंस नहीं देंगे जब तक सामने वाला बंदा आपको रेडी ना नजर आ रहा हो कि इसने मुझे फौरन से साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस दे देनी है। बातें समझ आ रही हैं? किताब से थोड़ा सा समझते हैं बातें इंग्लिश में। साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, अभी 6 रूल्स हैं। When contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, जब कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होना है, promiser need not perform his promise unless promisee is ready and willing to perform। ये बात समझ आ गई? Then order of performance, order मतलब तरतीब। When तरतीब in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they must be performed in that order, or if not fixed, they must be performed in order in which the nature of transaction require। जुमले समझ आ रहे हैं? फिर प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, एक परफॉर्म करना चाह रहा है और दूसरा उसे परफॉर्म नहीं करने दे रहा। याद है वो लैपटॉप देना चाहता था लेकिन दूसरी तरफ से एक पार्टी दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने से रोक दे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसको मना किया। मजलूम हो गया ना, वो परफॉर्म करना चाहता था, सामने वाले ने इनकार कर दिया। ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम अदर पार्टी फॉर लॉस ही मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट ना परफॉर्म होने में जो उसका नुकसान हुआ है, आपने बिजली वाले से कहा था कि जी तुमने उस दिन आ जाना है और हमारे घर हमारा एसी ठीक करना है। बिजली वाले को सुबह सुबह एक ग्राहक मिला, उसने कहा जी मेरे घर फ्रिज खराब हुआ है, चलो, और वो जो 4-5 हजार का काम है। उसने वो छोड़ा, उसने कहा नहीं भी मेरा वादा हुआ है एक जगह। वो वादे के मुताबिक अपना सामान अपने एजेंट्स के साथ आपके घर पहुंचा। आपने कहा यार वो सॉरी बताना भूल गया, आज मेहमान आए हुए, कल आ जाना। पहले कोशिश करेगा उसे दोबारा वो ग्राहक मिल जाए, अगर ना मिला तो आपने उसका नुकसान करा दिया था। तो आपका बगैर काम किए वो आप पे कंपनसेशन का दावा कर सकता है कि जी इन्होंने मेरा नुकसान करा दिया। ऐसा नहीं है कि उसने आपके घर का एसी ठीक कर दिया और आपने उसे पैसे नहीं दिए। वो ठीक करने आया था, वो साजो सामान के साथ था, उसने अपनी तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दी थी, उसने अपनी तरफ से परफॉर्म करने की पूरी कोशिश की थी, हमने रोक दिया। तो ऐसे में वो परफॉर्मेंस भी नहीं देगा और हमसे कंपनसेशन भी मांग सकता है। याद रहेगा? और अगर इसी को रिवर्स कर लें, जिसने परफॉर्मेंस देनी है वो परफॉर्म कर ही ना रहो, वेयर द पार्टी हु इज लायबल टू परफॉर्म फर्स्ट फेल्स टू परफॉर्म इट, तो फिर वो पार्टी दूसरी पार्टी से नहीं कह सकती अब तुम अपने हिस्से की परफॉर्मेंस दे दो। तय ये हुआ था कि लैपटॉप वाला भाई पहले लैपटॉप देगा, बाद में ये उसे पैसे देंगे। अगर उसने लैपटॉप दिया ही नहीं तो ना तो ये पैसे देंगे और दूसरी अदालत जाके कह सकते हैं कि वो वाले भाई ने अपने हिस्से का परफॉर्मेंस नहीं की। क्या ये रूल समझ आया? देन इसमें 2 रूल्स आ जाते हैं पार्टली अनलॉफुल वाले। याद हमने कभी पार्टली अनलॉफुल पढ़ा था? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंसिडरेशन या कोई ऑब्जेक्ट लॉफुल ना हुआ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि अगर सेग्रीगेटेबल हो, यानी कि अगर इलीगल को लीगल से अलग कर सकते हैं फिर तो कुछ और सॉल्यूशन है, अगर अलग नहीं कर सकते तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट पार्टली अनलॉफुल हो, अगर इलीगल पार्ट, अभी किताब में ही नहीं लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, इफ इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड देन होल एग्रीमेंट इज इलीगल। इफ इलीगल पार्ट कैन बी सेपरेटेड देन कोर्ट विल एनफोर्स द लीगल पार्ट एंड रिजेक्ट इलीगल पार्ट। तो इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, प्रॉमिस टू डू लीगल एंड when person reciprocally promises firstly to do certain legal things and secondly to do certain illegal things। तो first set of promises is a contract but second is a word agreement। आपने कॉलेज के साथ एक एग्रीमेंट किया कि कॉलेज वालों आप पहले मुझे पढ़ाना, मैं आपको पैसे दूंगा, बाद में आपने मुझे जो है ना वो असलहा सप्लाई करना है और मैं उसके पैसे दूंगा। अब अगर पढ़ाई के अलग पैसे तय हुए और असले के अलग पैसे तय हुए हैं और पहले वाला वैलिड है कि पहले पढ़ाई होगी, तो आपने कहा पहले पढ़ाई होगी बाद में असला सप्लाई होगा, तो पढ़ाई वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और असले वाला। और अगर ये रिवर्स होता ना कि कॉलेज वालों पहले आप मुझे असला सप्लाई करोगे, मैं आपको उसके पैसे दूंगा, बाद में आप मुझे पढ़ाओगे, तो सारा ही खराब हो जाता, क्योंकि जो स्टार्टिंग बेस फाउंडेशन है वही गलत है। तो अगर शुरू वाला गलत है तो सब गलत, और अगर शुरू वाला सही है और बाद वाला गलत है तो बाद वाला वॉइड हो जाएगा और शुरू वाला वैलिड रहेगा।
याद रहेगा सर वेपन लाइसेंस। जी बिल्कुल। अगेन अब जब मैंने वेपन बोला और कॉलेज बोला तो कॉलेज से हम बड़ा क्लियरली अज्यूम कर सकते हैं कि कॉलेज को ये लाइसेंस नहीं मिला हुआ होगा कि वो आर्म्स एम्यूनिशन जो है उसकी सेल का काम करे। कॉलेज तो एक एकेडमिक वो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये हमेशा ही गलत है। अगर वो वाले बिजनेसेस जिनको इजाजत है कि बेच सकते हैं, उन कस्टमर्स को बेचें जिनके पास लाइसेंस है या इजाजत है, तो फिर लीगल नहीं है। लेकिन जो मैंने कॉलेज का जिक्र कर दिया था, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि कॉलेज वालों को तो जाहिर इजाजत नहीं होती, तो कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में वो इलीगल हो जाता है। अगर अल्टरनेट हो, आप आके कॉलेज से कहेंगे जी मेरे पास पैसे हैं, अब दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो मैं आपसे क्लासें ले लूं और आपको 50,000 रुपए दे दूं, या आप लोगों से AK-47 खरीद लूं और उसके आपको 50,000 रुपए दे दूं। यूएवी AK-47 उसका अफगानी वर्जन, ठीक है, वो अमेरिका की जंग में जो इस्तेमाल हुआ था, वो बल्कि रशिया की जंग में जो इस्तेमाल हुआ था, वो उस वक्त की नायाब गन, पुरानी लेकिन पायदार। तो अब ये दो अल्टरनेट ऑप्शन है, या आप पढ़ के पैसे दे सकते हैं या आप गन खरीद के पैसे दे सकते हैं। तो चूंकि एक गलत है एक सही है, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो वाली शाख एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने दो ऑप्शन दी थी, या ये या वो, तो इसमें या ये या वो नहीं होगा। जो लीगल पार्ट है लोन वो एनफोर्स हो जाएगी और इलीगल पार्ट खुद ब खुद फारिग हो जाएगा। इन केस ऑफ अल्टरनेटिव प्रॉमिस, अल्टरनेटिव या वो या वो, वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स्ड। तो 6 रूल याद रहेंगे। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस को डिफाइन करना है कि साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है तो रेडी रहना है, जब तक दूसरा बंदा रेडी ना हो आपने परफॉर्म नहीं करना। और इसके साथ दूसरा रूल है कि अच्छा साइमल्टेनियस नहीं, ऑर्डर है तो जो ऑर्डर तय हुआ उसको फॉलो करना है, नहीं तो जो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है। ये दो का सेट हो गया। फिर दो का सेट है, ऑर्डर तय हुआ है, पहले जिसने करना था उसने नहीं किया, या जिसने करना था वो करना चाहता था और दूसरे ने रोक दिया। तो जहां प्रोमिसर करना चाहता है प्रोमिस ही रोक दे, वो कसूरवार। जहां प्रोमिसर परफॉर्म ही नहीं कर रहा, प्रोमिसर कसूरवार। तो ये दो का सेट बन जाएगा। और आखिरी दो का सेट होगा ये लीगल इलीगल वाला, कि अगर पहले लीगल थिंग हो बाद में इलीगल थिंग्स हो तो पहला वाला वैलिड है, दूसरा वाला वॉइड है। और अगर ये अल्टरनेट है तो एक ब्रांच वैलिड और एक ब्रांच वॉइड है। तो ये 6 रूल्स हैं और आईकेप ने कई दफा पूछा है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते हैं और उसके हमें रूल्स बता दो। तो ये मुफ्त के 5-6 नंबर हमें मिल सकते हैं जी। लास्ट पॉइंट है वन ब्रांच इलीगल, ठीक है। इसमें सर अगर परफॉर्मेंस वादा किया जाए कि मैं एक लीगल काम करूंगा एक इलीगल करूंगा और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस वो दोनों ही ना करें, ठीक है, तो ये जिससे वादा किया वो किस वादे को जाके कोर्ट में। अगेन अगर उसने कहा था कि एक लीगल वादा कर, एक लीगल काम करूंगा और बाद में लीगल करूंगा, या वाला वादा था। अगर या वाला वादा था मैं ये काम भी कर सकता हूँ ये काम भी कर सकता हूँ, तो अब अगेन ये प्रॉमिस था, तो इस प्रॉमिस में कुछ एग्री करना जरूरी है। हमने पहले ही तय कर दिया कि जो इलीगल वाला है वो वॉइड है। और वॉइड क्या होता है? जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो। एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है? आप अदालत जाके हक क्लेम नहीं कर सकते कि जी मेरे साथ नाइंसाफी हो गया। सर ये भी तो हो सकता है कि बना ही ना कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है तो हम तो इस चैप्टर में है ही नहीं, हमें होना चाहिए पीछे ऑफर वाले चैप्टर में। अगेन इसका मतलब है कि ये इस जगह का मुद्दा नहीं है, हम इसको एक और चैप्टर की रूह से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारी assumption पता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले ने कह दिया था ये ऑप्शन या ये ऑप्शन और दोनों ने एग्री कर लिया था। हम कह रहे हैं इवन एग्री करने के बावजूद भी वो वॉइड है, वो वाली साइड। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले की बात हो रही है तो ऑफर क्लियर हो, सर्टन हो, और ऑफर में सब कुछ था लेकिन लीगैलिटी नहीं थी इस बात में। तो जब लीगैलिटी नहीं थी तो चला ही नहीं। अगर पहले से वो कहता कि जी मैं आपके साथ ये गन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो शुरू से गलत था। उसने मिक्सिंग कर दी, या गन खरीदने का या कॉलेज वाली क्लासेस। इस मिक्सिंग, और चूंकि ये मिक्सिंग सेग्रीगेटेबल थी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा वैलिड रहा और वो वाला हिस्सा वॉइड हो गया। तो ये कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त लीगल इलीगल की मिक्सिंग हो तो उसके बाद क्या होता है, अगर उसमें इस तरह की मिक्सिंग हो कि पहला सही बाद वाला गलत, तो सही वैलिड रहेगा, गलत आउट हो जाएगा। पहला और दूसरा दो हैं और उनमें से एक सही और एक गलत है, तो सही वाला जिंदा रहेगा, गलत वाला आउट हो जाएगा। क्लियर? क्या ये 6 के 6 रूल समझ आ रहे हैं, जहन में रहेंगे? आखिरी चीज इस चैप्टर में टाइम एसेंस और टाइम नॉट एसेंस। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पार्टीज ये तय करती हैं कि हम ये काम करेंगे
मिस्टर एक्स ने लैपटॉप देना था 25 जुलाई को, तो फिर मिस्टर ए बी सी ने उसको पैसे दे देने थे। मिस्टर एक्स ने 25 जुलाई को लैपटॉप नहीं दिया, बहुत बुरी बात की, अच्छा तो नहीं किया, शायद अगले दिन दे दे। हो सकता है वो आपको कॉल करके बता दे कि यार वो ना गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, आ तो रहे थे लैपटॉप लेके तुम्हारे पास, कल आ जाते हैं। अब आपको कितना जोर से माइंड करना चाहिए? सवाल बड़ा अहम है कि ब्रीच हो गई आपके साथ, आपका वादा पूरा नहीं किया सामने वाले बंदे ने, अब आपने किस लेवल पे तड़पना है ये डिपेंड करता है टाइम एसेंस है या नहीं है। अगर तो आपको 10-12 दिन बाद लैपटॉप चाहिए था और आपकी भी डील हो रही थी तो आपने 2-3 दिन बाद लैपटॉप मंगवा लिया, अगर उस दिन नहीं पहुंचा अगले दिन पहुंच गया तो मसला तो नहीं हुआ, कोई टेंशन तो नहीं थी। तो ऐसे में यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक वो जिसमें टाइम एसेंस है, एक जिसमें टाइम एसेंस नहीं है। आपने एक बंदे से ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उसने जो है वो एक दिन सुबह 8 बजे आपके घर पहुंचना था और आपको आई कैप लेके जाना था अपनी गाड़ी पे, बाइक पे, बाइकिया था या इन ड्राइव वाला था, कि आपको पेपर दिला सके। उसने आपको राब्ता करके कहा यार कल के बजाय परसों आ जाओ। अब यहाँ क्या मामला है? यहाँ टाइम एसेंस है, यहाँ टाइम एक इंपॉर्टेंट शर्त है। एक जो है वो गुलूकार ने ये वादा किया था कि वो फलाना जगह फलाना कॉन्सर्ट में रात 11 बजे फलाना तारीख को परफॉर्म करेगा, और उसने उससे 2 घंटे पहले कहा यार आज जरा मूड सही नहीं है, कल आके गाना गा दो। तय नहीं हुआ था कि टाइम एसेंस है या नहीं है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या बता रही है? तो इसका मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, कुछ टाइम ज्यादा सेंसिटिव होंगे, कुछ कम सेंसिटिव होंगे। तो टाइम इज एसेंस क्या है? When time is essential, टाइम कब एसेंस होता है, टाइम कब एसेंशियल होता है? The time is essential to contract if the intention of parties, भले एक्सप्रेस हो भले implied, कि टाइम should be essence of contract, टाइम should be the main condition। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाए जिसमें टाइम एसेंस है, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए जिसमें टाइम नॉट एसेंस है, तो क्या होगा? अगर टाइम नॉट एसेंस है और एक बंदे ने मौके पे परफॉर्मेंस नहीं दी तो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वॉइडेबल नहीं हुआ, बट प्रोमिसी का हक है कि वो जो एक आध दिन डिले से जो उसको नुकसान हुआ होगा वो उसको रिकवर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर बहुत सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट था, टाइम इज एसेंशियल, और अब आपने वो तोड़ दिया, तो अब ये वॉइडेबल हो गया प्रोमिसी के ऑप्शन पे, प्रोमिसी बन गया मजलूम। एक खास टाइम पे उसको एक चीज मिलनी थी जिससे उसने आगे पता नहीं क्या क्या कुछ करना था, उसको नहीं चीज मिली, वॉइडेबल हो गया। चाहे तो कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को और ब्रीच का केस कर दे अगले बंदे पे, और चाहे तो कह दे कि ठीक है मुझे डिलेड एक्सेप्टेंस, डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट है, लेकिन अगर उसने डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो अब ये नहीं कहेगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, मुझे कंपनसेशन दी जाए। हाँ, जब वो डिले की बात हुई कि कल या परसों परफॉर्म कर देना, तो उसकी वजह से जो एडिशनल डैमेज हुआ है उतना डैमेज वो क्लेम कर सकता है, जस्ट लाइक ये वाला बंदा। तो टाइम एसेंस है तो वॉइडेबल ऑप्शन मिल गई, या तो आप कह दें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और जो जो डैमेजेस के रूल्स हैं सारे सारे अप्लाई हो जाएं, या आप कहें कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता, मुझे 2 दिन बाद ये चीज सप्लाई कर देना, लेकिन इन 2 दिनों में मेरा इतना नुकसान होगा, अगर वो तुम मुझे कंपनसेशन 2 दिनों की कर दो तो मुझे कोई मसला नहीं। ये बताना पड़ेगा। अगर वो मुस्कुरा के कहते कोई बात नहीं, देर सवेर हो जाती है, कल परफॉर्म कर देना, और कुछ ना कहे, तो फिर कोई डैमेज नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हुए कह दे कि हाँ डिलेड परफॉर्मेंस इज ओके इफ इतना जुर्माना या फाइन दे दो, तो अगर ऐसा नोटिस दे दिया तो वो देना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। और चाहे तो कह दे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की ऑप्शन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या ऑप्शन है? वो जो डिले की वजह से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान रिकवर कर ले। तो क्या चैप्टर 7 समझ आ रहा है? चैप्टर 7 में बस यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल बात है। अगर आप गौर से देखें तो शुरू में लिस्ट है कि कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, फिर कौन डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस, जो जो परफॉर्म कर सकता है वो डिमांड भी कर सकता है। फिर जॉइंट प्रोमिसेस की गिनती डिस्कशन शुरू हो गई, फिर क्या टाइम प्लेस वगैरह होना चाहिए उसके जनरल रूल है, फिर ये टाइम एसेंस नॉट एसेंस और अल्टीमेटली रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस वाले रूल्स हमने पढ़े हैं। लेकिन अगेन पेपर में शायद हम खुद से सोच रहे हो तो सारी बातें जहन में ना आए, तो रिकमेंडेड है कि जॉइंट प्रोमिसेस के रूल्स भी याद कर लेने हैं और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के रूल्स भी याद कर लेने हैं। चलते हैं हम अपने चैप्टर 6 की तरफ। एक सवाल है, बताइए।
अगर दोनों परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर दोनों परफॉर्म करना चाहते हैं, कौन सा प्रॉमिस? तो जैसे अभी एग्जांपल की एसी वाला, तो एसी वाला रेस्पॉन्सिबल था और उससे रेस्पॉन्सिबल था उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन। इन्होंने एक एक्सेप्शन दी, उन्होंने कहा जी एसी वाला भी पहुंच गया था, घर वाला भी एसी ठीक करवाने के लिए फुली रेडी था, अचानक से बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस डेवलप हो गए। आप याद करें ब्रीच कैसे कहते थे? ब्रीच इज जब एक बंदा अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करे अनलेस कि उसको एक्सक्यूज कर दिया गया हो। आपके सवाल का जवाब इस चैप्टर में जब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे कैसे होता है। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का ये मतलब नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट मर गया या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का मतलब है कि जो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन थी वो खत्म हो गई। तो सम टाइम कुछ इम्पॉसिबिलिटी, सम टाइम कुछ अनसर्टेनिटी, सम टाइम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लॉ थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देता है। यानी कि अब जो चैप्टर का जिक्र करने लगे हैं, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा? कॉन्ट्रैक्ट हमेशा परफॉर्म होगा अनलेस कि वो डिस्चार्ज हो जाए। डिस्चार्ज जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तो हमने कहा था ए और बी की लीगल ऑब्लिगेशन बन गई, वाजिब हो गया ए पे परफॉर्मेंस देना और बी पे वाजिब हो गया वो भी अपने से की परफॉर्मेंस दे। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का मतलब है कि वो जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी वो किसी वजह से खत्म हो गई है। किस किस वजह से खत्म हो सकती है? कुछ दबे अल्फाज में, कुछ खुले अल्फाज में इस चैप्टर ने सारी वजह बताई हैं। मैं पहले एक लिस्ट दे देता हूं और फिर चैप्टर में उस लिस्ट को एक एक करके देखते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से भी खत्म हो सकता है। एक कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा था ए तुमने लैपटॉप देना है, बी तुमने पैसे देने हैं। ए ने लैपटॉप दे दिया, बी ने पैसे दे दिए, कहानी खत्म। अब ये कागज का टुकड़ा कानूनी हैसियत खो चुका है। ये कागज कानूनी था ना कि ये कागज कभी भी दिखा के लीगल एनफोर्समेंट हो सकती है, लेकिन अब ये कागज डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज का मतलब है इसमें मौजूद लीगल पावर खत्म हो चुकी है। अब ये कागज का टुकड़ा है, अब ये इसकी कोई हैसियत नहीं रही। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है? समटाइम परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो जाता है, समटाइम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो जाता है। याद है वो इसी वाला जो बेचारा आने की कोशिश करता रहा, परफॉर्म करने की कोशिश की थी, इसको टेंडर भी बोलते हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, उसने परफॉर्म करने की कोशिश की लेकिन खत्म हो गया। तो कुछ लोग इस चैप्टर को पकड़ते हैं, उसको बस धड़ाधड़ रटा मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन गौर से देखिए ना तो इस चैप्टर में एक पूरा मैप है जो बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है परफॉर्मेंस से, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है अटेम्प्टेड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है बुरी हरकत से भी, ब्रीच से भी खत्म हो सकता है। ब्रीच वाली बातें कुछ चैप्टर 9 में पढ़ ली थी, कुछ चैप्टर 7 में पढ़ ली थी। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच से भी खत्म हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी से भी खत्म हो सकता है। वो जो लैपटॉप ए ने बी को देना था, एक खास मॉडल, एक खास स्पेसिफिकेशन का, एक खास तरह का यूज लैपटॉप जिसकी कुछ खास खसूसियात थी, उसी में बिजली गिर गई, वो लैपटॉप ही तबाह हो गया। अब ये इम्पॉसिबल हो गया है, उसको ए का कसूर कोई नहीं है, उसने अपनी तरफ से बिजली नहीं गिराई थी, बिजली गिर गई है ना, ए का कसूर और बी बेचारे का भी कोई कसूर नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे के साथ जो इनकी लीगल राइट्स और वो सारी चीजें थी वो खत्म हो जाएंगी। इम्पॉसिबिलिटी पे थोड़ा आगे चल के बात करेंगे, तो इम्पॉसिबिलिटी से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। इलीगैलिटी, ये दोनों याद रहें, ये सबसीक्वेंट बात कर रहा हूं, सबसीक्वेंट। इसको कानून की जबान में सुपरवीनिंग भी बोलते हैं। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इलीगैलिटी। आप याद करें, अगर कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर एक्सेप्टेंस या वो जो पार्टीज आपस में तय करने जा रही हैं, अगर शुरू में ही इलीगल हो, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन हो, तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड है, एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता। तो यहां अगर मैं इलीगैलिटी की बात करूं तो इसका मतलब है ये चीज शुरू में ठीक थी। याद करें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, शुरू में ठीक थे, बाद में। तो इस इलीगैलिटी को सबसीक्वेंट या सुपरवीनिंग इलीगैलिटी कहा जा सकता है। सेम गोज विद इम्पॉसिबिलिटी, चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट शुरू से इम्पॉसिबल है
हाँ, वो है। वो गलत है। लेकिन अगर शुरू में ठीक हो और बाद में इम्पॉसिबिलिटी डेवलप हो जाए तो वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो जाए, ब्रीच हो जाए, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, सब्सीक्वेंट इलीगैलिटी आ जाए, या पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लें खुद ही से ही, बाहमी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट की कोई और शक्ल बना दें। दोनों ने मिलकर तय किया था कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, एक दिन मिलके बैठे और कहा यार खत्म कर देते हैं इसे, तो मिलके खत्म भी कर सकते हैं, या मिलके कहा यार पिछला कागज छोड़ो नए कागज पे आ जाते हैं, पिछला कागज मनसूख कर देते हैं। तो पार्टीज म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी खत्म कर सकती हैं। तो इस चैप्टर में ये सारे मॉड्स तोड़ तोड़ के उन्होंने बताए हुए हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच और कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज का फर्क समझ आ रहा है? ब्रीच जिसमें नाइंसाफी हुई है, किसी एक ने अपने हिस्से की परफॉर्मेंस जो टाइम पे देनी थी नहीं दी है और उसको एक्सक्यूज भी कोई नहीं था। हाँ, अगर इलीगैलिटी वगैरह हो जाए तो फिर उसको ब्रीच नहीं ना कहेंगे, उसमें तो उसको एक्सक्यूज मिल गया उसे। तो एक ऐसा बंदा, ब्रीच की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे, कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? चैप्टर 9 में हमने कहा था कि ब्रीच कब होती है, जब एक बंदा अपनी परफॉर्मेंस या तो ना दे, फेल्स टू परफॉर्म, ठीक है, या मना कर दे, अनलेस वहां जहां उसको एक्सक्यूज मिला हुआ। तो ये चैप्टर हमें बहुत सारे एक्सक्यूजेस बताता है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट जो बना है उसने परफॉर्म होना है, नहीं तो जुर्माने पड़ेंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया तो अब कॉन्ट्रैक्ट अपनी लीगल सेहत खो बैठा है, अब इस कागज के टुकड़े पे कोई मजीद लीगैलिटी नहीं होगी। तो ये अलग अलग तरह की ऑप्शन है। अब किताब से पूछते हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म्ड, a contract is said to have been performed when the parties to contract either perform or offer to perform. कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होगा? जब पार्टीज परफॉर्मेंस देते हैं या वादा कर लें। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें शुरू कर दी, हमने डिस्चार्ज को समझना था। थोड़ा आगे जाते हैं, डिस्चार्ज की डेफिनेशन को पिक करते हैं और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज ईदर बाय परफॉर्मेंस or when contractual relation between the parties to contract are terminated or comes to end otherwise। एक कॉन्ट्रैक्ट को कब मानेंगे कि वो डिस्चार्ज हो गया? जब परफॉर्मेंस हो गई या जो कॉन्ट्रैक्चुअल ताल्लुक है पार्टीज का वो किसी भी वजह से मनसूख हो गया या किसी भी वजह से किसी एंड तक पहुंच गया। तो कॉन्ट्रैक्ट तब डिस्चार्ज होगा जब या तो परफॉर्म हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा या पार्टीज कोई और सोल्यूशन पे पहुंच जाए। डिस्चार्ज समझ आ रहा है? वापस पीछे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब मानेंगे कि परफॉर्म हो गया? तब मानेंगे जब या वाकई परफॉर्म हो जाए या एक पार्टी दूसरे को ऑफर टू परफॉर्म करे। अगर एक दूसरे को ऑफर टू परफॉर्म करे और दूसरा उसे रोक दे तो पहला बंदा आजाद हो गया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, अब किताब को लगा कि हाँ इससे समझ नहीं आई होगी, हमें तो थोड़ा और समझाते हैं। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस। या तो पार्टीज परफॉर्म करें या कम से कम ऑफर टू परफॉर्म करें, अनलेस इट इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। अनलेस की किसी और वजह से आपको एग्जेम्पशन मिल गई हो, पार्टीज को या तो परफॉर्म करना होता है या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म करना होता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस किसे कहते हैं? व्हेन प्रोमिसर हैज मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसरी इज कॉल्ड। तो परफॉर्मेंस का मतलब जब एक बंदे ने परफॉर्म करना था कर दिया और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लिया, खत्म कहानी। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किसे कहते हैं? व्हेन प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द। अब यहाँ ऑफर एक्सेप्ट की बात नहीं हो रही, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की बात हो रही है। एक शुरू वाली ऑफर थी, ऑफर दी थी, एक्सेप्टेंस हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है फिर परफॉर्म होता है। अब ये वाली ऑफर वो शुरू वाली ऑफर नहीं है, ये ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है। तो अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस प्रोमिसर की तरफ से आने वाला प्रोमिसरी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये कहलाएगी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का दूसरा नाम टेंडर भी है। और तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि वो भाई साहब परफॉर्म करना चाह रहे हैं और ये उससे भाग गए। आप लोगों की पसंदीदा वो क्या होता है, वो मीम। अब वैलिड टेंडर किसे कहेंगे? टेंडर क्या होता है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का दूसरा नाम टेंडर। अब एक बंदा ऑफर टू परफॉर्म तो करे। अब एक बंदे ने जिसने परफॉर्मेंस देनी थी, जिसने लैपटॉप देना था, उसे बहुत आहिस्ता से आवाज दी
दूसरे ने सुना ही नहीं। क्या ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है? उसने कहा था लैपटॉप चाहिए, सामने वाले ने सुना ही नहीं, तो ये तो सही ऑफर नहीं होगी। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, रात 3 बजे उसे कॉल की, उसे कहा वो 25 तारीख को लैपटॉप देना था, रात 12 बजे अगला दिन चढ़ जाता है, तो रात 3 बजे मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूं कि क्या मैं लैपटॉप लेके तुम्हारे घर आ जाऊं। उसने कहा खुदा का खौफ करो, ये कोई टाइम है? इस टाइम में मैं घर वालों को क्या बताऊंगा कि कौन आया मेरे से मिलने? रात 3 बजे कौन लैपटॉप सप्लाई करता है? तो उसने कहा अच्छा यानी नहीं चाहिए तुम्हें। अगले दिन अदालत पहुंच गया, मैंने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी थी, इसने सुनी नहीं। इसका मतलब टाइम भी रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, तो फिर जगह भी रीजनेबल होनी चाहिए। ये अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया वो, और बी रास्ते में उसे रोक ले, कहे कि नहीं जी वो मैंने तुम्हें लैपटॉप डिलीवर करना है, आओ मेरे साथ चलो मैं तुम्हें लैपटॉप दूं। उसने कहा यार मैं इस वक्त अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में नहीं हूँ, शाम का वक्त है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने आया हुआ हूँ। उसे कहा अच्छा यानी कि ना दूं लैपटॉप। अदालत पहुंच गया, मैंने लैपटॉप देने की कोशिश की थी, इसने लैपटॉप रिसीव नहीं किया। इसका मतलब ये कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का भी कोई कायदा होगा ना, ऐसा थोड़ी कि बस आप कुछ भी करते हैं और बाद में दूसरे के ऊपर थोप दें सारा इल्जाम। तो सही टाइम पे होनी चाहिए, सही मैनर में होनी चाहिए, सही जगह होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए, और इसमें कोई डाउट कंडीशंस वगैरह ना हो। ऐसा ना हो कि जी अगर मूड हुआ तो शायद मैं आ जाऊं, नहीं हुआ तो मैं शायद कल डिलीवर कर दूं। फिर पूरी की पूरी परफॉर्मेंस देनी है, ऐसा नहीं है कि आप कहें अच्छा चलो थोड़ी सी परफॉर्मेंस अभी और थोड़ी सी बाद में। तो इसके अंदर कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर जगह सही होनी चाहिए, इसमें टाइम सही होना चाहिए, इसमें तरीका सही होना चाहिए। किसी भी जगह पे आपने कुछ ऐसा नहीं करना कि जहां लगे कि ये तो सही नहीं है। आपने कहा मैं तुम्हें लैपटॉप देना चाहता हूं, उसने कहा अच्छा पहले मैं रुक के चेक करूंगा कि लैपटॉप कैसा है, ठीक हुआ तो मैं तुमसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो क्या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तोड़ दी गई है? नहीं। ये प्रोमिजरी का भी हक है कि अगर वो देखना चाहे कि प्रोमिजर रेडी भी है या नहीं है, प्रोमिजर का सामान भी सही है या नहीं है, प्रोमिजर ने जो चीज देनी है वो वर्किंग कंडीशन में भी है या नहीं है, तो ये अलाउड है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर, इस चैप्टर में याद करने वाली चीजों में से पहली चीज जो बड़ा जरूरी है याद करना, कि वो कभी भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के आपसे रूल्स पूछ लेते हैं, कभी सिचुएशन बना के पूछ लेते हैं और कभी बगैर सिचुएशन बनाए सीधे सीधे पूछ लेते हैं। अनकंडीशनल होनी चाहिए, कोई कंडीशन वगैरह नहीं हो, प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो देख सके कि प्रोमिसर विलिंग भी है या नहीं है। यानी कि अगर प्रोमिसर ने कहा मैं ये चीज परफॉर्म करना चाहता हूं, तो प्रोमिसरी का हक है कि वो एक दफा कंफर्म कर ले कि आर यू रेडी, सारा सामान पूरा है, सारे इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है। प्रोमिसरी के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो देख सके कि जो चीज उसे दी जा रही है वही है जिसका वादा किया गया था, यानी चेक करने का टाइम वो अगर मांगना चाहे तो वो मांग सकता है। एंड फाइनली ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एज ऑफर टू, याद है वो 3 बंदों में से किसी एक को भी ऑफर कर देगा तो माना जाएगा कि जैसे सबको ऑफर हो गई। क्या हमें ऑफर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ये बातें समझ आ रही है? किताब आगे 3 रूल्स बता रही है, तीनों आपने किसी ना किसी हवाले से पढ़े हुए हैं। If offer performance has not been accepted by promisee, the promiser is not responsible for non-performance, nor does he lose his right of compensation and rescission. अगर ऑफर परफॉर्मेंस दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं की तो अब आपको परफॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है और ना ही आपने वो कंपनसेशन का अपना राइट खोया है, तो आप परफॉर्म भी ना करें और कंपनसेशन भी मांग लें। Promises bind the representative of promiser in case of death of such promiser. Promisers को बांध देते हैं आपस में, और अगर डेथ हो जाए तो भी उनको परफॉर्म करना पड़ता है अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। यानी इतना बांध देते हैं कि मरने के बाद भी उनसे वो परफॉर्मेंस मांगी जाएगी, उनसे मुराद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। Where a party to contract has refused to perform or disabled himself from performance as promised, रिफ्यूज कर दिया या वो जान के अपने आप को उस जगह से ही साइड पे ले गया और इस पोजीशन में नहीं रह के परफॉर्म कर सके, the promisee may put an end to the contract unless he signifies his willingness in, ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर उसने अपने से की परफॉर्मेंस ना दी तो आपके पास ऑप्शन था कि आप डिलेड परफॉर्मेंस भी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर आपने डिलेड परफॉर्मेंस भी एक्सेप्ट नहीं की और वो भाई साहब ने अपने से की परफॉर्मेंस नहीं दी तो प्रोमिसी आजाद है, वो क्या करेगा, वो लीगल केस करके अपने हिस्से की कंपनसेशन मांग सकता है। तो क्या हमें परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ये सारी बातें समझ आई? एक छोटा सा टॉपिक है जो सारी डिस्कशन से हटके, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इसको मैं एंड पे लेके जाता हूं क्योंकि अभी हम
डिस्चार्ज की सारी चीजें देख रहे हैं, इसको सबसे एंड पे डिस्कस करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, और कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट या कॉन्सेंट भी हो सकता है। ए और बी ने तय किया था कि ए लैपटॉप देगा, बी पैसे देगा, दोनों मिलके चाहें तो पिछली कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकते हैं, मिलके चाहें तो लैपटॉप के साथ कोई और चीज भी तय कर सकते हैं, मिलके चाहें तो वो जो अमाउंट तय हुई थी उसको भी डिस्काउंट कर सकते हैं, मिलके चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कोई नई शक्ल दे सकते हैं, उसमें लैपटॉप के अलावा कोई चीज भी ऐड कर सकते हैं। यानी पार्टीज बाहमी रजामंदी से इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मर्जी एडजस्टमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और द ओरिजिनल टर्म्स खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज। तो इसे हम कहेंगे डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट या कॉन्सेंट। इफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाने की बात करें इसकी जगह, या कैंसिल करने की बात करें, या इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली की बात करें, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। इसके टेक्निकल वर्ड्स हैं, एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाने को नोवेशन कहते हैं, इसको रेसिशन कहते हैं, और इसको अल्टरेशन कहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, प्रोमिसी मे डिस्पेंस विद द रेमिट होली और इन पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट सेटिस्फैक्शन व्हिच ही थिंक्स फिट। जो तय हुआ था उससे कम पे एग्री करना चाहे, उसके अलावा किसी चीज पे एग्री करना चाहे पार्टीज, तो वैसा कर सकते हैं। इसको हम वेवर या रेमिशन बोलते हैं। ये 5 वर्ड्स हैं, ये 5 वर्ड आईकेएफ की किताब ने अलग से नहीं बताए, मैंने एज अ ट्यूटर नोट इसको ऐड कर दिया ऑन ऑफ सेफर साइड के, चले आपको पता हो, खुदा ना खास्ता पेपर में आए तो आप बता सकें, या कम से कम आपको मतलब पता हो। नोवेशन का मतलब है कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने की जगह आ जाए, चाहे पार्टी सेम हो या डिफरेंट हो। रेसिशन का मतलब है कैंसिलेशन कर दी जाए म्यूचुअल कॉन्सेंट से। अल्टरेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज या टर्म्स में बाहमी रजामंदी से चेंज कर लें। रिमिशन का मतलब है कम अमाउंट पे एग्री कर जाएं, और वेवर का मतलब है कम लीगल राइट पे एग्री कर जाएं। आपको 10 किलो चीज किसी से चाहिए थी और उसने कहा कि यार 9 किलो दे दूं चल जाएगा काम, दोनों अगर मान गए तो ये वेवर है। जितने रुपए तय हुए थे अगर बाहमी मशावरत से वो रुपयों में डिस्काउंट करवा लिया तो ये रिमिशन है। तो जो तय हुआ था उससे कम मिल जाए बाहमी रजामंदी से, जो तय किया था उससे कम पैसे मिल जाए बाहमी रजामंदी से, जो तय किया था उसमें कोई तब्दीली कर ले बाहमी रजामंदी से, जो तय किया था खुद ही कैंसिल कर लें बाहमी रजामंदी से, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने की जगह ले आए बाहमी रजामंदी से। तो हम कहेंगे इसको कहना चाहिए डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाहमी रजामंदी से। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बना कॉन्सेंट से था, तो इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो सकता है कॉन्सेंट से। अच्छा जी, और कैसे कैसे खत्म हो सकता है, डिस्चार्ज ड्यू टू प्रोमिसी, रिफ्यूजल और नेग्लेक्ट। अगर कोई प्रोमिसी निगलेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है, वो अफोर्ड नहीं कर देता प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड बाय सच नेगलेक्ट और रिफ्यूजल। ये तकरीबन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। वो पेंट वाला, उसको आपने कहा था तुमने पेंट करने आना है, वो आ रहा था और आपने कह दिया घर मेहमान है, तो आपने उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की। फर्ज करें वो आ गया, आपने कहा ठीक है जी तुम पेंट करो, और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी, उसको अपने घर की हर जगह की एक्सेस नहीं दी जहां उसने पेंट करना था, और बाद में इसने पेंट नहीं किया तो चलें जी इस पे हम केस कर रहे हैं। तो अगर प्रोमिसी प्रोमिसर को भरपूर मौके ना प्रोवाइड करे परफॉर्मेंस देने के, तो फिर वो शख्स आजाद हो जाएगा और वो अदालत जाके उसी तरह से क्लेम कर सकता है। अगर कोई प्रोमिसी निगलेक्ट कर दे या रिफ्यूज कर दे टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, द प्रोमिसर इज excused by such neglect or refusal as to any non performance cause। अब कोई भी नॉन परफॉर्मेंस जो होगी उसका कोई कसूर नहीं, वो भाई साहब ने कोशिश की थी लेकिन दूसरे बंदे ने उसको वो मौके ही नहीं प्रोवाइड किए, उसको सही से फैसिलिटेट ही नहीं किया। इसका मतलब उसकी नीयत खराब थी, उसने इसकी परफॉर्मेंस को तकरीबन एक्सेप्ट नहीं किया है। ये बात समझ आई? ये बात चूंकि ऑलरेडी हमने एक जगह पढ़ चुके हैं तो इसकी भी यहां जरूरत नहीं थी। ये चैप्टर ना चीजों को रिपीट कर रहा है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, पहली बात एग्रीमेंट टू एन एक्ट इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज वॉइड। फिर ये बात भी आपने पहले पढ़ी थी, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंटली बिकम इलीगल या इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सच इवेंट, कुछ ऐसे इवेंट की वजह से इम्पॉसिबल हुआ जो प्रोमिसर के कंट्रोल में नहीं है, कुछ ऐसी वजह से इम्पॉसिबल हुआ है जो प्रोमिसर के कंट्रोल में नहीं है। बात ध्यान में आई?
कि प्रोमिसर का अपना कंट्रोल नहीं है। हाँ, प्रोमिसर को थोड़ा सा तकलीफ है, वो थोड़ा सा मुश्किल में है, तो ठीक है, सही है, अभी भी वो उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन हालात ऐसे हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऐसी हो गई है, मुश्किल ऐसी आ गई है जो प्रोमिसर के कंट्रोल में नहीं है और वो अवेलेबल हो नहीं सकता किसी भी इस वजह से। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि जी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, लेकिन बाद में प्रोमिसर के अनकंट्रोल्ड इश्यूज की वजह से अगर वो परफॉर्म ना कर सके, इम्पॉसिबल हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? और वॉइड का मतलब दोनों के जो लीगल राइट्स हैं खत्म हो जाएंगे। जिसने परफॉर्म ना किया, दूसरा बंदा उससे अब कंपनसेशन नहीं मांग सकता। इफ प्रोमिसर हाइड द इम्पॉसिबिलिटी, एक बंदे को पता था कि ये चीज इम्पॉसिबल है, उसने फिर भी छुपाया उसे, अब वो कसूरवार होगा अगर उसने इम्पॉसिबिलिटी छुपा ली, नहीं बताई। एवरी पर्सन इज बाउंड टू रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड और कंपनसेटेड। जब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा तो जिसने दूसरे से जो बेनिफिट लिया होगा, क्या करना पड़ेगा? वो वापस करना पड़ेगा। अगर एक एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाता है, तो एनीवन हैविंग रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर दैट इज बाउंड टू रिस्टोर और टू मेक कंपनसेशन टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही। तो जो एडवांसेस लिए होंगे, जो और बेनिफिट एक दूसरे से लिए होंगे, वो क्या करने पड़ेंगे? वो वापस करने पड़ जाएंगे। ये बात समझ आई? अब सवाल ये कि कॉन्ट्रैक्ट कब इम्पॉसिबल माना जाए और कब इम्पॉसिबल नहीं माना जाए। किताब ने 4 बातें बताई हैं। इन 4 केसेस में माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। इफ सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो मुद्दा ही तबाह हो गया, वो जो लैपटॉप है, वो जो खास लैपटॉप था यूज हालत में, खास तरह की कंपनी के खास मॉडल, जब वो लैपटॉप ही जल गया, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। डेथ ऑफ पर्सनल इनकैपेसिटी, एक कॉन्ट्रैक्ट था पर्सनल नेचर का और बंदा मर गया, यह पर्सनल नेचर था और उसके साथ कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो गई जिससे वो वाली स्किल मुतासिर हो गई, सीधे हाथ से ड्राइंग करता था, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, गाना गाना था, जबान चली गई। कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, जाहिर है, मतलब किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। दौड़ने का एग्रीमेंट था, टांग टूट गई, एथलीट था और उस तरह का उसने एग्रीमेंट किया था, तो अगेन हमेशा डेथ नहीं होगा, कभी कभी पर्सनल इनकैपेसिटी। पर्सनल इनकैपेसिटी के बारे में लॉ कुछ और वर्ड भी इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि एक बंदा जिंदा होने के बावजूद भी वो वाली स्किल खो बैठा है या वो वाली स्किल अब सही से नहीं रखता जिससे वो अगले बंदे को परफॉर्मेंस करके दे दे। तो एक बंदे की डेथ हो जाए या इस तरह की इनकैपेसिटी हो जाए कि वो वाला कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके, तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। वॉर डिक्लेयर हो जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था दो मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान वॉर छिड़ गई, तब जब वॉर छिड़ गई तो ये एलियन एनिमी बन गए, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी है, लेकिन कानून ने आपको प्रोटेक्शन दे दी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। देन आखिरी थोड़ी सी टेक्निकल बात, दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग व्हिच फॉर्म्स बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट और अकर। वो चीज जो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक्स थी, वो चीज जो वो होना था, वो अब रही ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आईकेप के किसी बंदे ने किसी मीटिंग में बैठ के कह दिया है जी अब तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अब तो बस समझो नई स्कीम आ ही गई। सारे बड़े एक्साइटेड हो गए और सबने जनाब वो नए टाइम टेबल दे दिए, उस टाइम टेबल में डाटा का पेपर ऐड कर दिया, फिर बहुत सारे सैकड़ों बच्चों ने डाटा के पेपर में एडमिशन भी ले लिया और टीचर भी मौजूद है, क्लासें भी मौजूद हैं, सारा कुछ है। सेशन स्टार्ट होने से 2 दिन पहले आईकेप ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाईजान ये अफवाह उड़ाई थी, नई स्कीम कोई नहीं आई। फर्ज करें जस्ट एज एन एग्जांपल, तो कॉलेज ने जो डाटा के पेपर में एडमिशन कर लिया है, कॉलेज मौजूद भी है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, पढ़ाना भी चाहता है, एक सब्जेक्ट भी है, उसकी किताब भी है, उसका इल्म भी है, कॉलेज इल्म बांटना चाह रहा है और आप इल्म के खरीदार हैं। लेकिन ये आप इल्म क्यों हासिल कर रहे थे? ताकि आपका दिमाग रोशन हो जाए, आपकी शख्सियत संवर जाए और आप ज्यादा मुदब्बर इंसान बन के दुनिया के सामने आए। हरगिज ऐसा नहीं है, आपने आईकेप का एक पेपर पास करना था। तो अगर वो वजह ही खत्म हो गई, वो वाली वजह जिसके लिए ये सब हो रहा था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद वॉइड हो जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वजह डिस्ट्रॉय हो गई है। यूं समझे यहाँ कंसिडरेशन डिस्ट्रॉय हुई थी, वहां ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया था जिस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो वजह थी, अब वो वजह ही नहीं रही, तो अगर वो वजह खत्म तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद वॉइड हो जाएगा। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, जैसे इतवार बाजार,
कि एक बंदे ने, वो जो शख्स इतवार बाजार की मैनेजमेंट करता है, उससे कहा कि जी मैं इस इतवार को अपना यहाँ पे स्टॉल लगाऊंगा सब्जी का या फल का। उसने कहा ठीक है जी 35,000 रुपए तुम्हारे चार्जेस होंगे एक दिन के। तय हो गया। सैटरडे की शाम गवर्नमेंट ने कहा फॉर सिक्योरिटी रीजन हम कल इतवार बाजार नहीं चलाएंगे। अब स्टॉल भी है, बंदा भी है जिसने स्टॉल देना है, जिसने वहां सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो भी मौजूद है, सब्जेक्ट मैटर मरा नहीं है। लेकिन क्यों उसको एक खाली प्लॉट में खड़े होके स्टॉल की कीमत तो नहीं ना थी, वो उसने क्यों एग्री किया था कि इतवार बाजार लगा हुआ होगा, एक रश होगा, माहौल बना हुआ होगा, लोग इतनी चीजें खरीद रहे होंगे, मुझसे भी चीज खरीद लेंगे। तो उसने ये जो एग्रीमेंट किया था वो इस वजह से किया था कि एक इतवार बाजार होगा। अगर इतवार बाजार ही फौत हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी खुद ही से फौत हो जाएगा। इफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच फॉर्म्स बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू एग्जिस्ट और अकर। क्या ये बात समझ आई? अब अगेन वो 4 वजह जिससे कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाता है वो तो ये है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो दिखने में लग रहे होते हैं गलत, लेकिन वो असल में गलत नहीं होते। नॉट एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज या ग्राउंड्स फॉर इम्पॉसिबिलिटी। 5 ऐसी रीजंस हैं जिनको आप बहाना बना के ये नहीं कह सकते कि जी इम्पॉसिबल हो गया। अगर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा डिफिकल्ट हो गई, लेस बेनिफिशियल हो गई, एक बंदे ने दूसरे को कहा था कि मैं 70,000 का तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा, अब पता ही लगा कि 10,000 का कहीं से खरीदना था और आपको 70 का देना था, प्रॉफिट कितना रखना था 20। मार्केट में रेट बढ़ गए और अब 65,000 का मिल रहा है लैपटॉप। अभी भी वो 65,000 का खरीद के इसको बेच सकता है। तो ये इम्पॉसिबल नहीं हुआ है, डिफिकल्ट हुआ है, तो इसको इम्पॉसिबिलिटी नहीं काउंट करेंगे। फर्ज करें मार्केट में 80,000 का हो गया लैपटॉप, क्या अभी भी खरीदने पे कोई पाबंदी है? इसने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, ये कानूनी तौर पर फंस गया। अब अगर लॉस भी हो रहा है तो इसको भी इम्पॉसिबिलिटी नहीं काउंट करना। When the contract become commercially unviable या नॉन प्रॉफिटेबल, तो प्रॉफिट कम हो जाए, मार्जिन कम हो तो भी इम्पॉसिबल नहीं होगा, और सिरे से खत्म हो जाए तो भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। ऑन डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी ऑन हुज वर्क प्रोमिसेस इज लाइंग। ए ने बी से कहा था मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, उसे पता था उसने सी से खरीद के दे देना है, सी दुकान बंद करके चला गया। क्या ए और बी के इस कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई ताल्लुक है कि सी, अगर उसने तय किया होता पहले से कि सी परफॉर्मेंस देगा फिर बात और थी, लेकिन अगर ए ने किसी और से काम पकड़ के आगे काम फॉरवर्ड करना था और वो बंदा भाग गया है तो ए उसको इम्पॉसिबल नहीं कह सकता। अब ए को महंगा खरीदना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, ए को परफॉर्म करना पड़ेगा। देन पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, अगेन इसमें वही पार्शियल इलीगैलिटी वाले रूल्स हैं कि अगर सेग्रीगेट हो जाए तो 10 चीजों में से एक चीज अगर इम्पॉसिबल हो गई है तो बाकी 9 चीजें वॉइड नहीं हुई हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की इम्पॉसिबिलिटी है जो सेग्रीगेट नहीं हो सकती तो फिर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा। याद रहेगा। फाइनली स्ट्राइक्स, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंसेस, धरने, हंगामे। ए ने बी को लैपटॉप देना था 25 तारीख को, नहीं 5 अगस्त को। ए ने बी को, पता नहीं आप लोगों को 5 अगस्त के बारे में कुछ अंदाजा है या नहीं। 5 अगस्त को फिर से एक दफा मुल्कगीर तहरीक है जिसमें जो है वो सारे लोगों ने मिलजुल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और जो है ना चाहे 5 सितंबर भी होता, मुल्क अजीम चीज है, मुल्क को बचाने के लिए पेपर को कुर्बान किया जा सकता है। खैर अगेन, तो 5 अगस्त को फर्ज करें एक मुल्कगीर तहरीक शुरू होती है और एक पूरा सूबा दूसरे सूबे पे हमला करने पहुंच जाता है। वजह इस्तेहकाम, अमन का कयाम। तकरीबन वैसे ही अमन है जैसे अमेरिका कायम करता है। ईरान पे मिसाइल चला के और अगले दिन कहता है पीस डिलीवर हो गया है। हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम चला के कहता है हमने अमन कायम कर दिया दुनिया में। तो अगेन मतलब तकरीबन उसी तरह जो है ना पीस शायद। तो कहने का मतलब है कि 5 अगस्त को ए ने बी से वादा किया था कि वो उसे देगा लैपटॉप। 5 अगस्त को घर से निकला तो कुछ नौजवान बच्चे, सीए की किताबें उनके हाथ में थी, हाथों में लकड़ियां उठाए, उस पर आग लगा के और जा रहे थे कि हमने जो है ना 9 मई की यादें ताजा करनी है। यकीन करें उस टाइम पे भी इतना रोका था बच्चों को। हमारे कई बच्चे पता नहीं कितने महीने तक फंसे रहे हैं, जेल के अंदर पड़े रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो कोई नेक काम कर रहे थे, इसलिए कि वो 2-3 जगह जलाते हुए पकड़े गए थे। और मजे की बात है जब वो जलाते हुए पकड़े गए तो लेफ्ट राइट पे देखा कि वो अंकल जो हमें साथ लेके आए थे वो गायब हो चुके थे। आंटी भी फरार, अंकल भी फरार।
जोश में उनके साथ आए, मकाम तक पहुंचे, उनको कहा कि अब ऐन इबादत ऐसे जला देना, और इधर ये जला रहे थे, उधर वो बंदे गायब। कोई बड़ा नहीं पकड़ा गया, सब बच्चे पकड़े गए, सब नौजवान नस्ल पकड़ी गई। और बाद में गवर्नमेंट ने कहा जी 9 मई में इंतशार फैलाया फलाना जमात ने। उन्होंने कहा पता नहीं कौन बेवकूफ लोग हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो नून लीग के लोग हैं। अब वो बेचारे जो इतने जोश में उठे थे कि जी हम अपनी पार्टी की मोहब्बत में ऐसा करें, पार्टी ने डिसोन कर दिया उन्हें। तो भाईजान ये बड़े हैं, इन्होंने फिर मिल जाना आपस में, ये फिर दोस्तियां कर लेंगे, आप लोगों के करियर तबाह कर देते हैं, आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, बेवकूफ बना के, मुल्क की अचानक से एक अहम मकसद आपको दिखा के, आपसे इनकलाब बर्पा करके। तो थोड़ा सा ख्याल करना है, अपना मेन मकसद इस वक्त जो है आपका वो थोड़ा सा और है। अल्लाह करे कल को आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, चेंज करने की पोजीशन में हो चीजों को, तो आप उस वक्त जरूर अपना किरदार अदा कीजिएगा। अल्लाह करे तब तक आपको शऊर आ चुका हो कि असल में किरदार जो है वो क्या है और क्या नहीं है, तो कभी भी हंगामों से मसले हल नहीं होते। खैर आप कहेंगे सर पीसफुल एहतजाज में करने को ही नहीं देता जी, क्या ये बातें समझ आ रही हैं? जल्दी से एंड पे पहुंचते हैं, हमारा एक पॉइंट रह गया है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। इस टॉपिक का नाम होना चाहिए था एलोकेशन ऑफ पेमेंट। अगेन टेक्स्ट के अंदर वर्ड एलोकेशन और एप्रोप्रिएशन के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि पेमेंट डिवाइड कैसे होगी। एक बंदे ने दूसरे बंदे के बहुत सारे पैसे देने हैं, ए बी को अब तक 5 लैपटॉप बेच चुका है और बी ने पैसे दे दिए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो पैसे कौन कौन से लैपटॉप के हैं। ये चलें, ये तो लैपटॉप की एग्जांपल है कॉलेज की, बस थोड़ा सा कोई टीए वगैरह तो नहीं है बीच में यहाँ, नहीं। हाँ एक दफा बाहर उनसे कहते हैं कि बस 2-3 मिनट लगेंगे, नहीं तो वो जो है ना वो बेचारे बच्चे आके परेशान होते रहेंगे जी। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, वो जो एक बंदा दूसरे को कई दफा लैपटॉप बेच चुका है अलग अलग तारीखों पे, अब दूसरे ने जब पेमेंट किया तो समझ नहीं आ रहा ये पेमेंट कहाँ एलोकेट होगी। सीए के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा समझना आसान और तरह की एग्जांपल है। आपने 5 तारीख को एडमिशन लिया बिजनेस लॉ में कि जी 25,000 की क्लास है, 5 तारीख को एडमिशन ले लिया। 10 तारीख को आपने एडमिशन ले लिया 25,000 रुपए में टैक्स पढ़ने का, और 15 तारीख को आपने एडमिशन ले लिया 25,000 में FR1 पढ़ने के लिए। 5 को बीलो, 10 को टैक्स और 15 को R1। नहीं सर आप उलट बता रहे हैं, हम पहले R1 में एडमिशन लेते हैं फिर टैक्स में एडमिशन लेते हैं, फिर सोचते हैं बीलो तो YouTube से हो जाएगा, रह नहीं देते हैं। खैर आपने अलग अलग तारीखों पर एडमिशन लिया, अब आपने कॉलेज को दे दिए 40,000। अब कॉलेज परेशान है कि 40 को कैसे डिवाइड करें। इसको समझने के लिए हमें रूल्स पढ़ने होंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब है कि एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू पर्टिकुलर डेट और डेट्स वेयर अ डेटर ओज सेवरल डिस्टिंक्ट डेट टू अदर पर्सन। अब आपने 75,000 देने हैं कॉलेज के, 25,000 की 3 है, 5, 10 और 15 को। अब समझ नहीं आ रहा कि 40,000 का क्या होगा। तो रूल नंबर 1, पेमेंट करने वाला अगर बता दे कि 40,000 किस चीज का है, तो पेमेंट करने वाले ने कहा भाई इसमें से 25,000 पूरा का पूरा बीलो का है, बाकी 15,000 उठा के FR1 में डाल दें। तो जो आप बताएंगे वैसे लोकेशन हो जाएगी। अगर आप खामोश रहेंगे तो कॉलेज अपनी मर्जी करेगा। जब आप 40,000 देंगे तो पहले बीलो में डाल देंगे और फिर 15,000 टैक्स में डाल देंगे, या हो सकता है कि तीनों में बराबर डिवाइड करते हैं। ये कॉलेज की मर्जी है, वो जैसे मर्जी उसको तकसीम करे। इवन अगर आपने कोई पुराना टाइम बार्ड डेट भी था, आपका कोई पुराना ड्यूज भी थे, 5,000 आपने कॉलेज के देने थे, तो हो सकता है उस 40,000 में से पहले पिछला 5 क्लियर करें, फिर इस दफा का 25 एक क्लियर करें, और फिर अगले में क्लियर करके बकाया का रिसीवेबल का आपके नाम पे रिकॉर्ड जारी कर दें। अगर दोनों पार्टीज को एलोकेशन नहीं करते, फर्ज करें आपने आके पैसे दिए 40,000, कॉलेज ने कहा कल अब इसकी एलोकेशन बनाएंगे, अगले दिन आपने जनाब कह दिया कॉलेज ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, मामला अदालत में पहुंच गया। अब अदालत में ये हो रहा है कि हाँ भाई ये 40,000 है, इस बंदे ने हर सब्जेक्ट की मद में कितने पैसे देने हैं, कुछ नहीं तय हुआ था, ना कॉलेज ने कुछ एलोकेशन की थी ना बच्चे ने कुछ बताया था, तो टाइम बेस्ड फॉलो की जाएगी। 5-4 जो पहले आया उसकी पहले पेमेंट। तो अब इस 40,000 में से पहले 25,000 बीलो का, फिर 15,000 टैक्स का माइनस हो जाएगा। और अगर आपका कोई टाइम बार्ड डेट था तो वो भी सेटल हो जाएगा। डिस्प्यूटेड डेट सेट नहीं होता, टाइम बार्ड सेट हो जाता है। जल्दी से रूल पढ़ लेते हैं ताकि अगले बच्चे भी ज्यादा परेशान ना हो। डेट टू बी डिस्चार्ज अगर इंडिकेटेड है तो पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, क्रेडिटर हैज ऑप्शन टू अप्लाई द पेमेंट टू एनी लॉफुल डेट। इवन टाइम बार्ड को भी कर सकता है लेकिन डिस्प्यूटेड को नहीं कर सकता। नीदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन,
पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड, भले टाइम बार्ड भी हो, वो भी इसमें फिट हो जाएगा। तो जो पहले आएगा वो पहले एडजस्ट होगा। अगर दो पेमेंट सेम टाइम पे आ गई, फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को लिया एडमिशन एक सब्जेक्ट में 25,000 का और 10 को 2 सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिया 25,000 का। अब पेमेंट आई 40,000, पहले 25,000 निकल गया, अब बच गया 15,000 और अब दोनों का रैंक सेम है, दोनों अगली पेमेंट है 10 तारीख की है। तो अगर वो दोनों इक्वल पेमेंट है तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा। अगर वो अनइक्वल है तो जैसे प्रोपोर्शनेट नहीं करते हम कॉस्ट अकाउंटिंग में, जिस तरह से एलोकेशन बनाते हैं कि इसका इतना, हम उस तरह से प्रोपोर्शनेट कर देंगे। अगर एक बंदे ने दूसरे के पैसे देने हैं, प्रिंसिपल भी देना है और मार्कअप भी देना है, तो जो पेमेंट होगी उसमें से पहले मार्कअप सेटल होगा, बाद में प्रिंसिपल। इसके पीछे भी वही साहूकारी निजाम की सोच है ताकि अगली दफा ज्यादा मार्कअप बने। अगर एक बंदे ने 100 रुपए देने हैं और 10 रुपए इंटरेस्ट है, 110, और उसने 20 की पेमेंट की, अगर हम ये 20 100 में से माइनस कर देंगे तो इससे अगली दफा 80 रुपए पे इंटरेस्ट पड़ेगा। तो साहूकारी निजाम ये कहता है कि पहले वो मार्कअप 10 वाला साफ करो, फिर प्रिंसिपल में से जो बच जाए वो माइनस करो, ताकि अगली दफा 90 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा हो। तो पहले प्रिंसिपल नहीं, पहले मार्कअप पे होगा फिर प्रिंसिपल पे होगा। बात समझ आई? तो आज का टारगेट जरा टफ था, 6, 7 दोनों अहम चैप्टर थे और मैं चाह रहा था कि इसके तकरीबन हर बात पे काफी अच्छे तरीके से गुफ्तगू हो। तो क्या अब हमें डिस्चार्ज, परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ये सारी बातें समझ आई हैं? चैप्टर 6 में अगर हम देखें कि काम की क्या चीजें हैं, तो टेंडर वाली लिस्ट इंपॉर्टेंट है और कहाँ इम्पॉसिबिलिटी ओके है और कहाँ नॉट ओके है। वो जो 4 जगह यस है और वो जो 5 जगह नो है, ये रूल जो है वो आपके लिए जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, कल मिलते हैं। कल चैप्टर 4 है, कोशिश कीजिएगा जरूर अटेंड